ये कहानी हमें बिजनौर से एक दुखियारी बहन ने भेजा है। उनका मानना है कि आप लोग मेरी कहानी सुने और मुझे कोई उपाय बताएं कि मैं अपने इस कठिन समस्याओं से कैसे निकलूं। आप मेरी पूरी कहानी सुने। शायद आप लोगों ने इससे पहले ऐसी कोई आपबीती कहानी नहीं सुनी होगी। इस चैनल पर मेरी यह कहानी सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग मेरी मदद करें, और इस चैनल को मैं पूरे दिल से दुआ देती हूं। इसने मेरी आर्थिक मदद भी की है। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके मेरे दुआ में शामिल हो सकते हैं। और मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि यह समाज और समाज की दोगरी सोच ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया है। मेरे मायके वालों ने और मेरे ससुराल वालों ने मुझे इस तरह दबाया है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और उसके बाद आस पड़ोस और समाज जिस समाज में मैं रहती हूं, वे लोग भी मेरे गुनहगार हैं। क्योंकि यह दुनिया बिल्कुल भेड़ चाल है। जहां 4 लोग बोलना शुरू की है, वहां सभी उसी के तरफ हो जाते हैं। मुझे समाज से तो कोई लेना देना नहीं, पर जब अपने ही हमें झुकाने लगे हैं तो उसका क्या करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, मेरी पूरी कहानी सुने और मुझे कोई अच्छी सलाह दे। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं उसी बहन की जुबानी। मेरा पति बेरोजगार था, कोई काम नहीं करता था, पूरा दिन घर में पड़ा रहता, और मेरे हर साल लगातार बच्चे पैदा होते गए। सास, ससुर और देवर सभी लोग मुझ पर बहुत गुस्सा करते। जब पति कुछ कमाता नहीं तो हर साल बच्चा पैदा करती हो। मैं रो धोकर चुप हो जाती। जैसे ही मेरा चौथा बच्चा पैदा हुआ, उसके अगले दिन एक हादसे में मेरे पति का देहांत हो गया। अब मेरे बच्चों को पालना बड़ी मुश्किल हो गया। देवर ने गुस्से में आकर घर से निकाल दिया। मैं अपने भाई के पास रह रही थी। 4 बच्चों का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था, और मैं पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए मैंने बाहर काम करना भी शुरू कर दिया। बच्चों को पालने के लिए एक लेडी डॉक्टर के पास काम करने लगी। एक दिन डॉक्टर ने मुझे एक बच्चा दिया और कहा, यह बच्चा ले जाकर इस एड्रेस पर ले आओ। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर मैं मजबूर उस एड्रेस पर वह बच्चा देने चली गई। जब मैं वह बच्चा लेकर उस बताए गए एड्रेस पर पहुंची तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जिस आदमी ने दरवाजा खोला वह तो एक दिन पहले ही मेरा चौथा बच्चा पैदा हुआ था। और आज मुझे ऐसी दर्दनाक खबर मिली थी कि मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान पड़ चुका था। मेरा ससुर दौड़कर मेरे पास आया था और उसने मुझ पर आसमान गिरा दिया था। मुझे लगा था कि मैं सांस भी न ले पाऊंगी। मेरे ससुर ने बताया कि बाजार में गोली चलने की वजह से अफरा तफरी मच गई, और इस भगदड़ में मेरे पति को गोली लग गई और उसका मौके पर ही देहांत हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघलता हुआ सरिया डाल दिया हो। मेरे तर ऊपर 4 बच्चे थे, जिनमें से एक तो कल ही पैदा हुआ था, और वह मासूम अपने पैदा होने के अगले ही दिन अनाथ हो चुका था। मुझे इस खबर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा पति तो नौकरी की तलाश में दूसरे शहर गया हुआ था। फिर भला वह शहर के रोजमर्रा के बाजार में क्या कर रहा था। लेकिन मेरे ससुर ने बताया कि घर वापस आते वक्त उनके साथ यह किस्सा हुआ। निशानी के तौर पर उनके कपड़ों के टुकड़े और उसका बैग उसी जगह से मिला है। यह खबर तो मुझ पर किसी बम की तरह गिरी थी। मुझे तो अपने पति का आखिरी चरण स्पर्श भी नसीब न हुआ। मैं अपनी बदनसीबी का मातम मना रही थी। मेरे बच्चों को तो अभी इतनी समझ न थी कि उन्हें पता चलता है कि उनके सिर से अब बाप का साया उठ चुका है। जैसे ही यह खबर मेरे आस पड़ोस में पहुंची तो लोग हमदर्दी के लिए आने लगे, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, जब हर आने जाने वालों ने मेरे छोटे बच्चों को मनहूस करार दिया और कहा कि यह बदनसीब है जिसके आने से मेरे पति की जान चली गई है। धीरे धीरे यह बातें एकदम जोर पकड़ गई और मेरी सास के कान में पड़ गई। मेरी सास, जो अब तक बेटे के गम में निढाल थी, अचानक सब कुछ भूल भाल कर मेरे छोटे बच्चे की दुश्मन बनी और मुझे और मेरे बच्चे को गालियां देने लगी। लोगों ने बात करके मेरे ससुराल वालों को मौका दे दिया था। वह मुझे निकाल कर बाहर करती, और फिर ऐसा ही हुआ था। मेरा जेठ, जो पहले से ही इस घर में नजर लगाए बैठा था, यह घर मेरे ससुर का था। अपने भाई के मरते ही उसने मेरे बारे में तरह तरह के अफवाहें मशहूर करना शुरू कर दिए। मैं एक दिन की जच्चा थी। मेरी हालत पहले ही बहुत खराब थी, और ऐसे में इन सब बातों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मेरा पति पहले ही कमजोर था, इसलिए मेरे सास, ससुर, जो कि मुझे विधवा की पहले ही साड़ी पहनाने आए थे, मेरी सास ने उनसे कहा, जाते जाते अपनी इस बहन को भी और इन मनहूस बच्चे समेत यहां से ले जाओ। अब इस घर में इनकी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर तो मेरी जेठानी की बत्ती सी खुल गई थी। बहुत साल से उनकी नजरें इस कमरे पर थीं जिसमें अपने बच्चों के साथ रहती थीं, क्योंकि यह कमरा उस घर का सबसे बड़ा कमरा था। अब मेरे निकलते ही यह उनके कब्जे में आ गया था।
लेकिन भला मुझे अब इस कमरे से क्या मतलब हो सकता था? मेरी जिंदगी में जिसके दम से सारे रंग भरे थे, वह तो रहा ही नहीं। रोती बिलखती अपना सामान बांध रही थी। जब मेरे कानों में मेरी भाभी की खुसुर फुसुर सुनाई दी, वह दबे दबे शब्दों में भाई से कह रही थी कि हम यहां उसको विधवा के कपड़े पहनाने आए थे, ना कि तुम्हारी बहन को उसके 4 बच्चों समेत यहां से अपने साथ ले जाने के लिए। तुम्हारी बहन ने हर साल एक बच्चा पैदा किया है। हमारे घर में ना ही इतनी जगह है और ना ही इतनी गुंजाइश कि हम तुम्हारी बहन और उसके 4 बच्चों को पाल सकें। मेरी भाभी की बातों ने मेरा कलेजा चीर कर रख दिया था। मेरे माँ बाप तो नहीं थे, बस एक भाई भाभी का ही सहारा था। और आज मुझे समझ आ गया था कि माँ बाप के मरने के बाद औरत का कोई मायका नहीं होता। मेरी भाभी मुझे रखने के लिए राजी ना थी। अगर वह आज मुझे यहां से लेकर जाती भी तो वहां पर हर दिन मेरा और मेरे बच्चों का क्या हाल होता। और आप लोग समझ ही सकते हैं, मैं सामान वहीं छोड़कर अपनी सांस के कमरे में आ गई। उनके कदमों में बैठ गई और मैंने उनसे बहुत विनती की, मुझे यहीं रखने, मुझे इस घर से ना निकालो। मैं उनके बेटे की विधवा हूं और आपके बेटे की इज्जत भी हूं। मेरा छोटा सा बच्चा है जो अभी 1 दिन का मासूम है। लेकिन मेरी सास ने मुझ पर कोई तरस न खाया और कहने लगी, तेरा बच्चा मासूम नहीं है बल्कि मेरे बेटे का है। मेरी जेठानी कहने लगी कि अपनी जिंदगी में कौन सा मेरा देवर तुमसे खुश था। तुमने कभी आराम से उसे जीने न दिया था और आज तुम उसके नाम पर यहां क्यों रहना चाहती हो। मेरी जेठानी की बातें सुनकर मेरी सास ने और नफरत से मुझसे मुंह मोड़ लिया और मैं बहुत मजबूर होकर अपने बच्चे और सामान उठाकर भाई भाभी के साथ अपने पति का घर छोड़कर निकल पड़ी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह बेसहारा हो जाऊंगी और अवलेश तो मुझे छोड़ गया। ऐसा लगता था जैसे कल की बात है जब मैं अवलेश की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, जबकि इस बात को 6 साल बीत चुके थे। अवलेश बहुत मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस घर में लाया था और इस घर में मेरी और अवलेश की बहुत सारी यादें थीं और मेरे सारे बच्चे इसी घर में पैदा हुए थे। मैं अपनी सारी यादें इस दहलीज पर छोड़कर अपने भाई के घर आ गई थी। मैंने अवलेश के साथ जो 6 साल बिताए थे वह कामचोर जरूर थे, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली तो था कि मेरे बच्चे के सर पर उनके बाप का साया है। अखिलेश हमेशा ही नौकरी को लेकर बहुत परेशान रहता था। अक्सर उनकी नौकरी छूट जाती थी और वह घर में बैठ जाता था। मेरे ससुर और जेठ हमारा खर्चा उठाते थे और इसलिए अपनी जेठानी को बहुत बुरी लगती थी। अभिलेष कहते थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो शादी से पहले अच्छा भला कमाता था। अद्रिका के किस्मत में ही दौलत नहीं है, इसलिए मेरी नौकरी बार बार छूट जाती है। और मेरे ससुराल वाले भी मुझे इस बात का इल्जाम ठहरा देते थे। मेरा नसीब ही खोटा है। जैसे तैसे मैं अपने बच्चों को पाल रही थी। मेरी जेठानी हर निवाले पर मेरी औलाद को ताना मारती थी। ये उसके पति की कमाई है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं सब बर्दाश्त करती थी क्योंकि अवलेश के पास कोई नौकरी नहीं थी। और फिर अवनेश हर साल एक बच्चे का बाप बन जाता था और मुझे और ज्यादा ताने बर्दाश्त करने पड़ते। अभिनेश नहीं रहा तो मेरे ससुराल वालों ने खुलकर मेरे खिलाफ तानाशाही खड़ा कर दिया था। मैं अपने भाई के घर तो आ गई थी, लेकिन मैं जानती थी मेरी भाभी भी मेरे साथ वहीं सब करने वाली है जो जिंदगी भर मेरी जेठानी ने किया था। मैंने अपने भाई से कहा कि आप ऊपर की मंजिल बनवाकर मुझे रहने के लिए दे दीजिए और मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो मैं कोई नौकरी कर लूंगी और अपना और अपने बच्चों का खर्चा खुद उठा लूंगी। भाई तो शायद खुद भी यही चाहता था, इसलिए जल्दी से मान गया और यूं मैं ऊपर वाली मंजिल पर बने एक छोटे से कमरे में रहने लगी। वहां पर मेरे भाई ने बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा भी रखा हुआ था। इस कमरे में मेरा भी कुछ हिस्सा बनता ही था, लेकिन मेरा हाल ऐसा नहीं था कि मैं भाई से इस तरह की कोई बात करती। मेरी मासूम सी बच्ची बड़ी होने तक मैंने भाई का काम नौकरों की तरह किया और बदले में मुझे और मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती रही। मेरे भाई तो ऐसा रहता था, उसके मुंह में जुबान ही नहीं थी। वह मुझ पर होने वाले सारे जुर्म देखकर भी चुप रहता था और जैसे ही मेरी दूध पीने वाली बच्ची बड़ी हुई, मैं अपनी गली के साथ एक छोटे से क्लिनिक पर नौकरी कर ली। ये क्लिनिक मेरे घर से बहुत दूर था, लेकिन मेरी सहेली की किसी जानने वालों का था, इसलिए मुझे अच्छी तनख्वाह में काम मिल गया था। मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया और खुद बच्चों के स्कूल जाते ही मैं काम के लिए निकल जाती। उस क्लिनिक में एक लड़की थी जिसके पास हर दिन बहुत सारे मरीज आते थे और वह एक मशहूर लेडी डॉक्टर भी थी और भीड़ ज्यादा होने की वजह से मुझे भी बहुत काम करना पड़ता था। लेकिन पिछले हिस्से में एक छोटा सा लेबर रूम भी था जहां डॉक्टर डिलीवरी का काम भी करती थी। मैं उस क्लिनिक में एक आया के तौर पर काम कर रही थी और डॉक्टर के साथ साथ हर जगह मौजूद रहती थी।
जब यह किसी औरत का बच्चा होता तो मुझे अपने छोटे बच्चों की पैदाइश का बहुत याद आता। बहुत तकलीफ के बाद मैंने अपना छोटा बच्चा जन्म दिया था। लेडी डॉक्टर मुझसे बहुत नाराज हो जाती थी क्योंकि मैंने 6 साल में 4 बच्चों को जन्म दे दिया था। मेरा जिस्म दर्द की तकलीफ से टूट रहा था। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि अब अगला बच्चा पैदा करने यहां मत आना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुद भी नहीं चाहती थी मैं इस तरह के एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन जाऊं, लेकिन मेरे बेरोजगार पति के लिए यह तो आम सी बात थी। वह हमेशा यही कहता था कि बच्चा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है, तुम बिना वजह ही शोर मचाती रहती हो। अभिनेश को कौन सा अपनी जेब से बच्चे के खर्च पूरे करने होते थे। लेकिन मेरी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही। चौथे बच्चे की पैदाइश पर मैंने सोच लिया था कि अब किसी भी हाल में अगला बच्चा पैदा नहीं करूंगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि अखिलेश ही मेरे साथ नहीं रहेंगे। उस दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। मैं सारा दिन क्लिनिक पर काम में बिजी रहती और जब घर आती तो मेरे बच्चे भूखे बैठे होते। फिर मैं जल्दी खाना बनाकर उन्हें खिलाती। बड़े 3 बच्चों को मैंने स्कूल में डाल दिया था, जबकि एक बच्ची को मैं अपने साथ ही ले जाया करती थी। क्लिनिक में काम करने वाली दूसरी औरतें भी मेरी मजबूरी को बहुत समझती थीं, इसलिए वह भी मेरे बच्चों का ख्याल कर लिया करती थी। मेरे ससुराल और मेरी भाभी से अच्छे तो ये गैर लोग थे जो मेरा ख्याल करते। एक दिन एक औरत बहुत तकलीफ की हालत में अस्पताल उसकी में डिलीवरी आई। का वक्त करीब था, लेकिन वह अकेली थी। उसने डॉक्टर को बताया कि उसके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वह उसके साथ अस्पताल नहीं आए। उसके पति के अलावा कोई भी नहीं है। पहले तो डॉक्टर ने उस पर गुस्सा किया, लेकिन उस मरीज की हालत ऐसी नहीं थी कि उसका और ज्यादा इंतजार किया जाता, इसलिए डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी करवा दी। उस औरत ने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन उसकी हालत खराब होती चली गई। उस औरत ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और पर्ची पर एक एड्रेस लिखा और मेरे हवाले किया और मुझसे वादा किया, अगर उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके बच्चे को इस एड्रेस पर उसके पति के पास पहुंचा दूं और उसके पति को उसकी मौत की खबर भी दे दूंगी। मैं उसकी हालत देखते हुए मजबूरन उसे वादा कर लिया और अगले 1 घंटे तक वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। लेकिन मौत की जीत हुई और वह जिंदगी से हार गई। उसकी मौत ने मुझे और ज्यादा दुखी कर दिया था। मेरी बेटी की पैदाइश के अगले दिन मेरे पति का देहांत हो गया था और ठीक इसी तरह यह औरत भी 1 घंटे के अंदर दम तोड़ गई थी और इसका बेटा इस दुनिया में मां के बिना। उसके बच्चे को उसके घर ले जाते वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा था कि कहीं आगे मामला कुछ और ही ना हो और मैं मुफ्त में फंस जाऊं। खैर, मैंने उसके बेटे को गोद में उठा लिया। उस एड्रेस पर पहुंची तो एक छोटा सा फ्लैट था। जैसे ही मैंने दरवाजा बजाया तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि दरवाजा मेरा ही पति था। न जाने कितने पल में कुछ बोल न पाई और आश्चर्य से मेरा बुरा हाल था। अपने पति को जिंदा सलामत अपने सामने खड़ा देखती रही। मुझे देखकर मेरे पति की हालत भी खराब हो गई थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वह मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि जब मैंने कहा, अभिलेश अपने बेटे को तो ले लो। ये सुनकर वह एकदम चौंक गया था और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अपनी गोद में मौजूद नन्हे से बच्चे को अवलेश की तरह बढ़ाया। अभिलेश ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और बहुत मुश्किल से मुझसे पूछा कि हिमानी कहाँ है। मैंने उससे कहा वह इस बच्चे को जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ गई है। ये सुनकर अवनेश जैसे अपने होश खो बैठा और मुझसे कहने लगा, तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझसे बदला लेने की खातिर तुम ये सब कह रही हो। मैंने अभिनेश से कहा, यहां तक आने से पहले मुझे बिल्कुल भी इसकी खबर नहीं थी कि इस बच्चे के बाप तुम हो। मैं तो उस औरत के कहने पर इस बच्चे को उसके बाप के हवाले करने आई थी। अवलेश घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, लेकिन मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत पहले ही अपना अवलेश खो चुकी थी। उस बच्चे को अवलेश के हवाले करने के बाद मैंने उसे कहा, हिमानी की मुर्दा शरीर को क्लिनिक से ले आओ। और जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ी तो अवलेश ने मुझे आवाज देकर रोका। मैंने पलटकर एक निगाह अवलेश पर डाली तो मुझे एहसास हुआ मेरा सबसे छोटा बेटा बिल्कुल अवलेश की शक्ल का ही है। लेकिन अवलेश कितना बदनसीब था जिसने अपने बेटे को सही तरह से देखा भी नहीं था। जबकि मेरे साथ आया था, अभिलेश मेरे साथ किलनी तक आया और हिमानी के अंतिम संस्कार करने का इंतजाम करने लगा। अभिलेश ने हिमानी के बेटे को मेरी गोद में डाल दिया और कहने लगा, इस वक्त तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। अभिलेश की हालत बहुत खराब थी।
शायद वह बहुत ज्यादा बीमार था। उस नन्हे से बच्चे की कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। वह मासूम बिलख बिलख कर रो रहा था। शायद उसे एहसास था कि वह अपनी माँ से बिछड़ गया है। अवलेश ने कहा कि वह हिमानी का अंतिम संस्कार करने के बाद इस बच्चे को ले जाएगा। मैं क्लिनिक पर ही उस बच्चे को लेकर अवलेश का इंतजार करने लगी। दोपहर से शाम हो गई जब अवलेश क्लिनिक पर वापस आया। मैंने जैसे ही उसके बच्चे को उसके हवाले किया तो वह मुझसे पूछने लगा, क्या तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी? मैंने अखिलेश से कहा कि मैं आपको नहीं जानती। मेरे पति का तो बहुत पहले देहांत हो गया था और अब मैं एक विधवा औरत हूं जिसके 4 बच्चे हैं और जिनकी परवरिश के लिए मैं इस क्लिनिक पर जॉब करती हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं, मेरे ऐसे जवाब ने अभिलेश को जैसे आईना दिखाया था। अभिलेश खुद ही रोता हुआ मेरे सामने बैठ गया और मुझसे कहने लगा वह बेरोजगारी से बहुत तंग आ चुका था। उसने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे कहीं नौकरी न मिली। उसे अच्छे से अंदाजा था उसके भाई और भाभी किस तरह उसके बच्चों को एक निवाले के लिए ताना देते हैं। वह कहने लगा, जब छोटे बच्चे की पैदाइश पर वो मुझे अस्पताल में छोड़कर वापस आया तो उसके बड़े भाई ने उसे बहुत बुरा भला कहा था और साफ शब्दों में कहा, अब वह मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता और जब मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ या तो यह घर छोड़कर जाना होगा या फिर कोई और काम करना होगा। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हूं और जैसे ही नौकरी मिल जाएगी मैं खुद अपनी पत्नी और बच्चों का खर्चा उठा लूंगा। फिलहाल मुझे एक छोटे से दफ्तर में चपरासी की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह इतना नहीं था मैं सारा खर्चा उठा सकूं, पर मैं बहुत जल्द एक नौकरी ढूंढ लूंगा। लेकिन अचानक भाई के साथ साथ पापा भी मुझ पर बरस पड़े थे कि अब एक और बच्चा लेकर इस घर में ना आना। पापा ने तो यहां तक कह दिया, घर आने से पहले अपने आने वाले बच्चे को अनाथ आश्रम में दे देना। मैं बहुत परेशान हो चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं कमजोर था, बस मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी बहुत विनती करने पर पापा ने मुझे एक हफ्ते की मोहलत दी और कहा कि इस एक हफ्ते में तुम अपना कोई ठिकाना ढूंढ लो। पापा की बातों ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया था। अगले दिन जब मैं शहर में काम की तलाश में गया तो उस बाजार में अचानक से गोली चलने लगी। सब लोग भागने लगे, अफरा तफरी मच गई, लेकिन भगवान की कृपा थी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक था और सही सलामत था, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं घर वापस जाने की बजाय खुद को मरा हुआ साबित करूंगा तो हो सकता है मेरे बच्चों को मेरे माँ बाप के घर में ठिकाना मिल जाए। मुझे यकीन था कि मेरा बाप तुम्हें अपने घर में जरूर जगा देगा, क्योंकि तुम मेरे 4 बच्चों की माँ थी। और यही सोच कि मैं घर आने के बजाय अपने दोस्त के फ्लैट में जाकर रहने लगा। मैंने वह छोटी सी नौकरी भी छोड़ दी थी जिस फ्लैट में रहता था। मैंने वहीं अपने दोस्त से सलाह से काम करना शुरू कर दिया। मैं फ्लैट में रहने वाले लोगों का सौदा सब्जी लाता और बदले में उनसे कुछ पैसे वसूल करता। मेरा काम बहुत अच्छा चल गया था, क्योंकि फ्लैट में रहने वाले लोग ज्यादातर अपना सौदा सब्जी मुझसे ही मंगवाते थे। मैंने पलटकर एक बार भी घर की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हें दर दर के ठोकरें खानी पड़े। और मेरे दोस्त ने जो बात मुझे समझाया था वह उसी लालच में पड़ गया था, क्योंकि हिमानी जस्ट हमारे फ्लैट के सामने ही रहती थी और उसके माता पिता कोई भी नहीं थे और वह इस फ्लैट की इकलौती मालकिन थी, जॉब किया करती थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी, वह अकेली थी। उसने मुझसे मदद मांगी और मैं उसे जैसे तैसे उठाकर अस्पताल ले गया। कुछ दिन मैंने हिमानी की सेवा की और वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब धीरे धीरे हिमानी को मुझसे मोहब्बत हो गई, इसलिए मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूं और बहुत मजबूर भी अपने बच्चों को छोड़कर आया हूं। श्री हिमानी ने कहा उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह शादी करना चाहती थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने मुझे कहा कि तुम्हें अब काम करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूंगी। यह सुनकर मैंने हिमानी से शादी कर ली। जब हिमानी प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा रहने लगी। मैंने हर तरह से हिमानी का ख्याल रखा था और उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता और आज वह चेकअप करवाने के लिए घर से अस्पताल आई थी। मुझे पिछले 2 दिन से बहुत तेज बुखार था, इसलिए उसने मुझे आराम करने को कहा और खुद चली गई। मुझे नहीं मालूम था अचानक उसे दर्द होना शुरू हो जाएगा और उसकी डिलीवरी का वक्त आ जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हिमानी मुझे यूं बिछड़ जाएगी। अभिलेश अपने हिस्से की कहानी सुनाकर रोने लगा और मैं हैरानी से अभिलेश को तक रही थी। ये कितना बुज़दिल आदमी था। बच्चों का लोड उसके ऊपर पड़ा
तो वो अपने आप को मुर्दा साबित कर लिया। लेकिन भगवान की लीला देखो, भगवान ने फिर भी उसको एक इतनी अच्छी इंसान से मुलाकात करवा दिया जो कि खुद कमा भी रही थी और उसको बैठाकर खिला भी रही थी। ये कितना निकम्मा आदमी था। और भगवान इस पर कृपा किए जा रहे थे, और एक मैं थी सिर्फ इस दुनिया की ठोकरें खाने के लिए पैदा हुई थी। और कितना बेवफा इंसान था जो यह भी नहीं जान सका कि उसका बाप और भाई उसके जीते जी उसकी पत्नी और बच्चों को रखने के लिए राजी न थे, तो उसके मरने के बाद भला कैसे उसकी पत्नी और बच्चों को अपने घर में कर सकते थे। अवनीश मुझसे अपने बच्चों के बारे में सवाल कर रहा था और मैं गुम बैठी थी। उसे हैरानी से तकती जा रही थी। जब उसने मेरे बच्चों के बारे में पूछा तो मैं फट पड़ी। मैंने उसे एक एक बात सुना दी और कहा कि तुम कैसे बाप हो जो एक ही शहर में होते हुए भी अपने बच्चे जरा भी याद ना आए। तुमने जरा भी खबर नहीं ली। तुम्हारी मौत की खबर सुनते ही तुम्हारे घर वालों ने मुझे निकालकर बाहर फेंका। वाह, तुमने तो दूसरी शादी रचाकर अपना घर आबाद कर लिया। लेकिन मेरे मासूम बच्चे किस तरह पिसकर रह गए थे। इसकी लिंक मैं नौकरी करने की बात। घर जाती हूं तो मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे इंतजार में होते हैं। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। बेरोजगार होने के बावजूद भी तुम अपनी मर्जी से हर साल बच्चा पैदा किया, और जब उन बच्चों के खर्चे की बात आई तो तुम मुंह छुपाकर फरार हो गए। मेरी बातें सुनकर अवलेश शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया था। मैंने साफ साफ शब्दों में अवलेश से कहा, अब मुझे और मेरे बच्चों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों ने बगैर बाप की जिंदगी गुजारनी सीख ली है और मैं जैसे तैसे उनका पेट पाल रही हूं। अवलेश मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा उसे बिल्कुल भी इस बात की खबर नहीं थी। उसके बाप और भाई इस तरह सख्त दिल के होंगे कि वह उनके न रहने पर उसके बच्चों को बेघर कर देंगे। अखिलेश कहने लगा, मैं भी यही सोचकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ गया था कि मेरे बगैर शायद तुम लोगों का भविष्य ठीक हो जाए और तुम लोगों के सर पर छत रहेंगी। मैंने अभिनेश से कहा कि अगर यही बात थी तो एक बार पलट कर देखते तो सही, हमारी खबर लेते। तुम्हारा वो बच्चा जो सिर्फ एक दिन का था, जमाने ने उसे तुम्हारा कातिल ठहरा दिया। लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है। अभिलेश ने मेरे पांव पकड़ लिए और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, उससे गलती हो गई है और वे इस काबिल है कि मुझे और मेरे बच्चों को सहारा दे सकता है। वह हमें छत दिलवा सकता है। मैंने एक नज़र अवलेश पर डाली जिसके गोद में एक नन्ही सी मासूम बच्चा था। मेरे बच्चे ने तो बगैर बाप से गुजारा करना सीख लिया था, लेकिन इस नन्हे से बच्चे को एक मां की जरूरत थी। पर मैंने अवनीश को सबक सिखाने के लिए अपना दिल कठोर कर लिया। मैंने अपना उसे हाथ छुड़ाया और अपनी ड्यूटी करने लगी। मुझे एक सहारे की तो जरूरत थी, पर ऐसे इंसान की नहीं जिसने अपने ही बच्चों को अनाज कर दिया। खुद तो दूसरी शादी करके मजे ले रहा था और जब खुद पर आन पड़ी तो मेरे पैरों में गिर गया। मैं अपने उस बुरे दिन को कभी नहीं भूल सकती जो अवलेश की याद में रो रो कर बिताए थे। मैं अवलेश को कभी माफ नहीं कर सकती। वहां पर और लोगों ने भी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अवलेश के साथ नहीं रहना था। मैं किसी कीमत पर भी अवलेश के साथ नहीं रह सकती थी। जिस इंसान ने मुझे बीच मझदार में धोखा दिया था, उसका भला क्या भरोसा करना। मैं ड्यूटी करके घर आ गई, लेकिन अवलेश की सच्चाई जानकर मेरा सर घूम रहा था। मुझे पता था कि अवलेश ने अब मुझे देख लिया है, वह घर तक जरूर पहुंच जाएगा। और कुछ दिन के बाद ऐसा ही हुआ था। वह मेरे घर आया था और मेरे भाई भाभी के पैरों में पड़ गया था। भाई भाभी को भी बोझ थी। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, अवलेश से गलती हुई है, वह तुमसे माफी मांग तो रहा है, जाओ अपने बच्चे को लेकर अवलेश के साथ रहो। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन समाज में मेरे ससुराल वाले ने और मेरे मायके वालों ने मुझ पर बहुत प्रेशर दिया कि तुम्हें अवलेश के साथ ही रहना चाहिए और अपने बच्चों को पालो। मैं पिछले 7 सालों से अपने बच्चों को खुद ही काम करके खिला रही थी। अब तो मेरे बच्चे काफी बड़े हो गए थे, अब तो मुझे अब लेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन यह समाज बहुत दोगरी चीज होती है, कभी भी एक औरत की तरफ नहीं रहती। एक औरत ही एक औरत की दुश्मन हो जाती है। अगर एक औरत को समझे तो यह समाज बहुत अच्छाई की तरफ जा सकती है। मैं आप लोगों को अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूं कि आप लोग मुझे सलाह दीजिए और बताइए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अभिनेश के साथ तो मैं सिर्फ मजबूरी में रह रही हूं, मुझे उसे रत्ती भर मोहब्बत यह लगाव नहीं। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मैं इस मुश्किल वक्त से कैसे निकलूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।